मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक साधारण जैन परिवार में जन्म लेने वाले चंद्र मोहन जैन उर्फ ओशो रजनीश कैसे बन गए अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन, जिसको 21 देशों की सरकार ने अपने यहाँ आने से रोक लगा रखी थी। भक्तों के लिए वो भगवान था। उसके सुलगते विचारों से दुनिया हिल जाती थी। उसकी एक एक बात से तूफान मच जाता था और एक दिन 21 देशों की हुकूमत उसकी दुश्मन बन गई। वो पैदा हुआ तो चंद्रमोहन था, बड़ा हुआ तो रजनीश बन गया। भक्तों ने उसे भगवान कहा, लेकिन उसने अपने लिए नाम चुना ओशो। गांव की झोपड़ी में पैदा होकर भी उसकी हुंकार से हिल गया था व्हाइट हाउस। दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने रची उसकी मौत की साजिश। उसे दी गई जेल की सलाखें। 21 देशों ने उसे अपने यहाँ कदम रखने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो दुनिया को देता रहा शांति, सुख और प्रेम का संदेश। वो जब तक जिया उसका हर पल एक संदेश था और जब वो इस दुनिया से गया तो भी संदेश देकर। उसकी मौत पर उसके भक्तों ने दुख नहीं उत्सव मनाया। ओशो की कहानी शुरू होती है करीब 9 दशक पहले। वो पैदा हुए 11 दिसंबर 1931 को। जगह थी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का गांव कुछवाड़ा। ओशो के माता पिता रहने वाले तो जबलपुर के थे, लेकिन उनका बचपन अपने नाना नानी के पास गुजरा। ओशो में कुछ खास था, तभी तो उन्होंने 19 साल की उम्र में अपनी बीए की पढ़ाई के लिए विषय चुना दर्शन शास्त्र। पहले वो जबलपुर के एक कॉलेज में पढ़े और फिर मास्टर डिग्री करने सागर यूनिवर्सिटी पहुंच गए। पढ़ाई पूरी की तो फैसला किया कि अब दूसरे को शिक्षा देंगे और पेशा चुना प्रोफेसरी का। रायोपर के संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर बन गए, लेकिन ओशो के तेवर के कॉलेज का मैनेजमेंट घबरा गया। उनके सुलगते विचार छात्रों को भटका रहे हैं, ये आरोप लगाकर ओशो को कॉलेज से निकाल दिया गया। अगला पड़ाव बनी जबलपुर यूनिवर्सिटी। बेबाक प्रोफेसर चंद्र मोहन जैन अध्यात्म की ओर कदम बढ़ा चुके थे। वो पूरे देश में घूमकर प्रवचन देने लगे। 1960 से लेकर 1966 तक उन्होंने पूरा भारत घूमा। उनके लाखों प्रशंसक बने, लेकिन कई दुश्मन भी तैयार हो गए। वजह थी कि वो कभी कम्युनिस्टों को भला बुरा कहते तो कभी गांधी की विचारधारा पर सवाल उठाते। कुछ लोगों को उनके विवाद उनकी काबिलियत ज्यादा चुभने लगे। नतीजा 1966 तक आते आते जबलपुर यूनिवर्सिटी ने उनसे नाता तोड़ने का फैसला ले लिया। लेकिन उससे बड़ा फैसला तो खुद प्रोफेसर चंद्र मोहन जैन ले चुके थे। वो फैसला था प्रोफेसर चंद्र मोहन जैन से आचार्य रजनीश बनने का। एक ऐसा फैसला जो अब आने वाले वक्त में अध्यात्म का एक नया रास्ता खोलने वाला था। लेकिन इसके साथ ही शुरू होने वाला था वो सब जो पूरे देश पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाला था। ओशो के विचारों से वो लोग घबराने लगे थे जिनकी सोच दकियानूसी थी, लेकिन जो ऐसे लोगों की परवाह करे वो फिर ओशो कैसा। ओशो अब नौकरी के जंजाल से मुक्त हो चुके थे और उनके सामने था एक ऐसा फलक जिसमें उनकी उड़ान कोई नहीं रोक सकता था। 1968 मुंबई। जिंदगी जीने का नया फलसफा बयां करते ओशो के ख्यालातों की आंधी पहुंच चुकी थी मुंबई के भारतीय विद्या भवन। अपने 5 मशहूर उपदेशों की कड़ी में ओशो दुनिया को सेक्स की ऊर्जा से मोक्ष के द्वार तक पहुंचने का रास्ता बता रहे थे। उस वक्त मीडिया ने ओशो को सेक्स गुरु कहना शुरू कर दिया। उनके विचारों को संभोग से समाधि तक नाम की एक किताब के तौर पर पेश किया गया, जो आज भी ओशो की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। लेकिन ये तो उस वैचारिक विद्रोह की शुरुआत भर थी। 1970 में ओशो ने हिमाचल के कुल्लू मनाली में पहली बार संन्यास के एक नए अंदाज की नींव रखी, और वो था न्यो सन्यासी या नव सन्यासी या सांसारिक सन्यासी। ओशो ने सन्यास की एक नई परिभाषा लिख दी, संसार से दूरी नहीं बल्कि संसार के साथ रहते हुए सन्यास। ओशो के ये नव सन्यासी अपने नाम के आगे स्वामी और मां लगाने लगे। सन्यास और आध्यात्म के एक बिल्कुल नए अंदाज की शुरुआत हो गई। गीत संगीत के बीच आध्यात्म और ज्ञान की गंगा बहने लगी। सन्यास का एक नया रूप दुनिया के सामने आ चुका था। 1974 में ओशो पुणे आ गए। उनके ओशो कम्यून पर पूरी दुनिया की मीडिया की निगाहें रहती थी, और कम्यून में होने वाले कई कार्यक्रमों पर अश्लील होने के भी इल्जाम लगे। 80 का दशक शुरू हो चुका था। एक नई दुनिया ओशो का इंतजार कर रही थी। ओशो की जिंदगी में अब वो होने वाला था जिसकी कल्पना शायद खुद ओशो ने नहीं की थी। ओशो को एक ऐसा देश पुकार रहा था जहां उनके भक्त तो थे, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उनका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा षड्यंत्र जिसे रचा था दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार ने। वो 1981 का साल था। ओशो की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया। ओशो के अमेरिकी भक्तों ने उन्हें कुछ दिनों के लिए वहीं रहने के लिए मना लिया। अमेरिका के सेंट्रल ओरेगॉन इलाके के रेगिस्तान में ओशो के भक्तों ने 64,000 एकड़ जमीन खरीदी, जहां रखी गई रजनीशपुरम की नींव। रजनीशपुरम परवान चढ़ने लगा। धूल भरे रेगिस्तान में ओशो का हरा भरा आश्रम चमत्कार की तरह था।
दुनिया भर के भक्त यहाँ पहुँचने लगे। वहाँ रहने वाले भक्तों की तादाद 10 से 20 हजार पहुँच गई। वहाँ करीब 5,000 घर बनाए गए। खुद का एयरपोर्ट और वो सब मौजूद था जो एक बड़े शहर की ज़रूरत होता है। वहाँ खुद ओशो की हवाई सेवा एयर रजनीश थी। खुद उनकी पुलिस थी और खुद की अर्थव्यवस्था। पूरे अमेरिका में ओशो ही ओशो छाए हुए थे। कहीं उनकी महंगी रोल्स रॉयल कारों के बेड़े की बात होती तो कहीं उनके हाई प्रोफाइल भक्तों की। लेकिन अमेरिकी सरकार और वहाँ के कुछ दकियानूसी लोगों को डर था तो ओशो के विचारों से। अमेरिका के कुछ ताकतवर चच ओशो के दुश्मन बन गए थे और उन्हीं के दबाव में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन की हुकूमत ओशो के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगी। पहला बड़ा षड्यंत्र सामने आया 1984 में, जब ओशो के कुछ साथियों पर ओरेगन शहर के लोगों को जहर देने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आम अपराधी की तरह अमेरिकी सरकार ने उन्हें बेड़ियों में जकड़ लिया। ये तस्वीरें ठीक उसी समय की हैं। लेकिन ओशो पर ये जुल्मों की शुरुआत थी। उन्हें एक ऐसे जेल में रखा गया जहां बेहद बीमार कैदी रखे जाते हैं। अमेरिकी सरकार उन्हें बीमार करना चाहती थी, लेकिन जब रजनीश को कुछ नहीं हुआ तो बाद में इसी जेल में उन्हें मारने के लिए बम तक लगाया गया। आखिरकार 12 दिन जेल में रहने के बाद रजनीश को 5 साल तक अमेरिका न आने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। लेकिन अमेरिकी सरकार ओशो से इतना खौफ खा चुकी थी कि वो उन्हें कहीं भी चैन से रहने नहीं देना चाहती थी। फरवरी 1986, ओशो ग्रीस पहुंचे लेकिन अमेरिका और वहां के चर्चों के दबाव में ग्रीस की सरकार घबरा गई। उसने ओशो को गिरफ्तार करके देश छोड़ने के लिए कह दिया। मार्च 1986, ओशो स्विट्जरलैंड पहुंचे, लेकिन एयरपोर्ट से ही हथियारबंद पुलिस वालों ने उन्हें रवाना कर दिया। ओशो का अगला ठिकाना बना स्वीडन, लेकिन अमेरिका का खौफ यहाँ भी उनका पीछा कर रहा था। यहाँ भी वही हुआ, उन्हें देश छोड़ने का हुक्म सुना दिया गया। इंग्लैंड, आयरलैंड, कनाडा, एंटीगुआ, हॉलैंड, जर्मनी, इटली, ओशो जहां भी गए उनके साथ यही सुलूक किया गया। पश्चिमी हुकूमतें पूरब के एक संत से इतना खौफ खा रही थीं कि उनके हवाई जहाज को ईंधन के लिए जमीन पर नहीं उतरने दिया जाता। मार्च 1986 में लैटिन अमेरिकी देश उरुग्वे ने ओशो को शरण देने की हिम्मत दिखाई, लेकिन ये हिम्मत भी अमेरिकी दबाव के आगे टूट गई। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने उरुग्वे की आर्थिक मदद रोकने की धमकी दी और उरुग्वे की सरकार ने ओशो को वापस जाने के लिए बोल दिया। इसके अगले दिन ही रेगन ने उरुग्वे के लिए $150 मिलियन की मदद का ऐलान कर दिया। 21 देश ओशो को अपने यहाँ कदम रखने से मना कर चुके थे और अब ओशो को तलाश थी एक ऐसी जगह की जहाँ से वो दुनिया को सुख और शांति का नया संदेश दे सकें। अमेरिका से लेकर यूरोप और उरुग्वे से लेकर जापान तक ओशो की धूम थी। उनकी एक आवाज पर बड़े से बड़े लोग अपन सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते, और इन्हीं में से कुछ थे बॉलीवुड के चमकते सितारे। ओशो सिर्फ एक नाम नहीं, एक चमत्कार था। एक ऐसा चमत्कार जिसकी चमक में खींचकर सितारे भी चले आते थे। ओशो की भक्तों की एक लंबी लिस्ट है। कहते हैं पूरी दुनिया में आज ओशो के 5 करोड़ भक्त हैं। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका और यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से लेकर ब्राजील, हर तरफ ओशो के चेले हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो लिस्ट और खास बना देते हैं। देसी विदेशी नेताओं से लेकर कला और हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई हस्तियां ओशो के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सन्यासी बन गईं। ओशो के ऐसे ही चेलों में से एक थे स्वामी विनोद भारती। जी हाँ, बॉलीवुड के सुपरस्टार विनोद खन्ना को यही नाम दिया था ओशो ने। विनोद खन्ना की जिंदगी में एक विलेन से अभिनेता और फिर नेता बनने की लंबी कहानी में कई मोड़ आए, लेकिन सबसे अहम मोड़ था जब उन्होंने अपने करियर की जगह अपने दिल की सुनी। फिल्मी पंडित मान रहे थे इस शख्स में हर वो कुव्वत थी जो इसके जमाने के हीरो को इससे रश्क रखने के लिए काफी थी। एक ऐसा हीरो जो दूसरे अभिनेताओं की तरह किसी एक भूमिका में नहीं बंधा। ओशो के लिए विनोद खन्ना ने छोड़ दिया अपना करियर। बॉलीवुड में विनोद खन्ना जब अपने पीक पर थे, तब अचानक ही फिल्मी दुनिया छोड़कर संन्यास ले लिया और ओशो रजनीश के भक्त बन गए। ये वही वक्त था जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने कैरियर की ऊंचाई पर चढ़ रहे थे। लोग आज भी कहते हैं कि विनोद खन्ना ने अगर उस वक्त संन्यास नहीं लिया होता तो जो कामयाबियां उस दौर में अमिताभ को मिली वो विनोद के खाते में आने वाली थी। न जाने विनोद खन्ना के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था कि सन्यासी बनने के चक्कर में उन्होंने अपने करियर को तो दांव पर लगाया ही अपने परिवार को भी तबाह कर दिया। कहते हैं कि ओशो रजनीश का भक्त बनने की वजह से ही उनके पारिवारिक रिश्तों में दरार आए और ये दरार इतनी बड़ी कि तलाक पर जाकर खत्म हुई। लेकिन ओशो की मृत्यु से पहले ही विनोद खन्ना संन्यास छोड़कर वापस बॉलीवुड में आ गए और एक अभिनेता से नेता बन गए। दुनिया के 21 ताकतवर देशों की हुकूमतें ओशो के नाम से कांप रही थीं।
दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की सरकार भी ओशो से खौफ खा रही थी। लेकिन ओशो के भक्तों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। रही बात ओशो के नए ठिकाने की, तो उनका अपना मुल्क हिंदुस्तान बाहें पसार कर उनका इंतजार कर रहा था। जब पश्चिम कांप गया तो पूरब में अपने ही देश, अपने ही लोगों के बीच ओशो को एक बार फिर आना पड़ा। जनवरी 1987 को ओशो वापस अपने वतन हिंदुस्तान लौट आए। एक बार फिर पूना के ओशो कम्यून ओशो और उनके भक्तों से गुलजार हो गया। ओशो एक बार फिर अपने भक्तों के लिए ज्ञान की गंगा बहा रहे थे। ओशो उस दौर में मेडिटेशन में नए नए प्रयोग कर दुनिया को एक नई राह दिखा रहे थे। ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अमेरिका में ओशो के साथ जो षड्यंत्र हुआ था उसके निशान पूना में सामने आने लगे। नवंबर 1987 में ओशो की तबीयत नासाज रहने लगी। तब ओशो ने खुलासा किया कि अमेरिका में जेल में रहने के दौरान उनके शरीर में धीमा जहर पहुंचा दिया गया है। ओशो के भक्तों का आज तक मानना है कि जेल में अमेरिकी सरकार ने ओशो को थीलियम नाम का धीमा जहर दिया था, जिसके नतीजे में वो बुरी तरह बीमार पड़ गए। बीमार हो चुके शरीर के साथ शुरुआत में तो ओशो दिन में एक बार प्रवचन देने के लिए भक्तों के सामने आते थे, लेकिन इसके बाद ओशो की सेहत लगातार बिगड़ती गई और अब वो सिर्फ शाम के वक्त अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलते थे। इस धरती पर ओशो का वक्त पूरा हो गया। 19 जनवरी शाम 5 बजे ओशो ने इस धरती को आहिस्ता आहिस्ता अलविदा कह दिया। शरीर को त्यागने से पहले ओशो ने अपने भक्तों से एक गुजारिश की, मेरे जाने का गम न मनाना बल्कि मेरे शरीर के साथ उत्सव मनाना। हुआ भी यही। पुणे के बुद्धा हॉल में ओशो के शरीर को रखा गया, जमकर मृत्यु का उत्सव मना और दिल खोलकर मना। नाचते गाते सन्यासी अपने भगवान के को बनिंग घाट तक ले गए, जहां सारी रात ये उत्सव जारी रहा। ओशो की समाधि पर लिखा गया, वो ना कभी पैदा हुआ, ना वो कभी मरा। वो तो बस इस धरती पर 11 दिसंबर 1931 से लेकर 19 जनवरी 1990 तक रहने के लिए आया था।